ये हो गया था। और कुछ 50s में थे, 52 या 53 पे, तो मैंने सोचा था कि 4-5 पेजेस हैं, अगली बार फिनिश हो जाएंगे, सर को बोला भी था। आप म्यूट है रमा जी? म्यूट ऑफ करके बताइए। रमा जी अनम्यूट करके बताइए। मेरे ख्याल 52 है ना, ये वाष्प स्नान। बाष्प स्नान स्टील बाथ हाँ बर्फ स्टार्ट, हाँ ये हो हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था। अच्छा, ओके। हाँ, इसकी विधि वगैरह चल रही थी शायद। जी, विधि हाँ ना। हाँ, हाँ यही हाँ, इसी पेज पे। 7 पेज रह गई थी, ये बात हुई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसी पेज पे, तो मैं भी इसी पे आके रुकी थी। तीन तीन या 2 क्लासेस मिस हो गई ना, लगातार 3 क्लासेस मिस हुई। चलिए, स्नान शुरू से ही मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग रहा है। हम सभी का यह साधारण अनुभव है कि इससे न केवल शारीरिक स्वच्छता बल्कि मानसिक प्रफुल्लता भी मिलती है। वाष्प स्नान हमारे सामान्य शीतल जल स्नान से थोड़ा भिन्न जरूर है, किंतु हमारे स्वच्छता और प्रसन्नता के साथ साथ हमारे स्वच्छता और प्रसन्नता के साथ साथ एक पहले वर्षों ही अस्वस्थ कर हमारी कुछ कुछ गड़बड़ है। विठल दास मोदी डॉक्टर स्वर्गीय दौरान से बातचीत अनौपचारिक विष के प्रकार अनेक शरीर में हमारे कारण जीवन शैली से आते हैं। मतलब हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विष बनते हैं हमारी जीवन शैली के कारण। जब तक हमारे रोग का विष इससे स्रोतों निर्गम विभिन्न शरीर, तब तक हम होती हैं दुर्बल क्षमता प्रतिरोधक क्षमता। कुछ गड़बड़ लिखा है ना, मैं पढ़ा पढ़ के। वाष्प स्नान से शरीर के तमाम रोग को खुल जाते हैं और उनसे अधिक पसीना निकलने लगता है। वाष्प स्नान से शरीर के तमाम रोग, ठीक है, मतलब कहने का अभिप्राय है कि हमारी जो जीवन शैली है उसके कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स, विषाक्त तत्व शरीर में खुद ब खुद बनते हैं और इन्वायरमेंटल भी होते हैं, जिनको हम वाष्प स्नान के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे रोमकूप जो है जो बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा सबसे ज्यादा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य करती है। तो जब इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो टॉक्सिन्स इसके माध्यम से बाहर निकलते हैं। भारत में हम लोगों ने वाष्प स्नान को रोग निवारण के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में ही देखा है, किंतु फिनलैंड में शायद भौगोलिक परिस्थिति वश स्नान का यह तरीका वहां की सामान्य जनजीवन और संस्कृति का एक अपूर्व अंग बन चुका है। फिनिश भाषा में इसे साउना कहते हैं। फिनलैंड वासी साउना को एक रोग निवारक, सामाजिक नहीं बल्कि सामाजिक ही नहीं बल्कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव चिकित्सा के रूप में मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। वाष्प स्नान लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उतनी ही गर्मी हमें प्राप्त हो जितना हमारा शरीर बर्दाश्त कर सके। वाष्प स्नान का समय धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। पानी बाद के स्नान, वाष्प स्नान, दूध, फलों से, अच्छा, उसके बाद पूरे दिन के लिए फल, दूध, रस, सूप आदि लेना चाहिए, जिससे पानी में जो एक्सेसिव स्वेटिंग हमने कराई है, जो सॉल्ट की कमी हो गई है, वो पूरी हो जाए। इसके लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए, जूसेस ज्यादा पीना चाहिए, सूप ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। आजकल 5 सितारा होटलों में भी फिनिश साउना का निर्माण करके वाष्प स्थान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिनलैंड में सामान्यतः लोग अपने घरों में 1 या 2 कमरे पे, सॉरी, कमरे में फिनलैंड में सामान्यतः लोग अपने घरों में 1 या 2 कमरों में या फिर झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी के मकान में साउना का निर्माण कर लेते हैं। एक कमरे में ड्रेसिंग टेबल, कुछ हैंगर्स और उससे लगा हुआ बाथरूम, दूसरे बंद कमरे में लकड़ी के पटरों की बनी हुई खूबसूरत पर जिन सीढ़ियों से लेकर
वाष्प स्नान में बैठकर निवस्त्र लोग एक कोने में विद्युत हीटर होता है जिस पर पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े रहते हैं और लोग उन पत्थरों पर थोड़ा उत्पन्न भाप जिसमें से भाप निकलती है थोड़ी थोड़ी और कमरे में पूरी फैल करके कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है। कुछ मिनटों में ही लोग पसीने से तर हो जाते हैं। साउना से निकलकर साधारण पानी से करने निकल आते हैं, किंतु कुछ लोग साउना से बाहर आकर जमी हुई झील पर लेट जाते हैं और बर्फ से खेलते हैं या फिर जमी हुई झील की सतह पर बर्फ को काटकर निकालने के बाद बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं। इसके उपरांत सामान्य ताप वाले पानी से स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर निकल आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है 5 स्टार होटल्स में साउना बाथ होता है और मैंने अपने सेंटर में भी 2 तरीके का स्टीम बाथ लगाया है। एक जिसमें पूरे के पूरे अंदर होते हैं और भाप बनती है, एक जिसमें गर्दन बाहर होती है। सामना भी बात की थी लगाने के लिए, लेकिन वो कुछ हमको समझ नहीं आया उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, तो वो नहीं करा। किंतु जनसाधारण के लिए वाष्प स्नान की बड़ी ही सरल व्यवस्था की जाती है। एक बेत की कुर्सी पर बैठकर कुर्सी सहित अपने निवस्त्र शरीर को गर्दन तक कंबल से ढकने के बाद कुर्सी के नीचे किसी बड़े बर्तन में खौलता पानी रखकर वाष्प स्नान लिया जा सकता है। ठंडा पानी होने पर बदलते रहना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी स्टोव पर एक ऐसे बर्तन में गर्म पानी गर्म किया जाए जिसके ऊपर भाप निकले, एक टोटी लगी हो और उस टोटी से रबड़ की पाइप के जरिए कुर्सी के नीचे भाप निरंतर उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे आवश्यकता अनुसार भाप की मात्रा भी कम या अधिक की जा सकती है। तो ऐसा भी है कि जैसे ये कुर्सी है, बेत वाली है, जो पहले डाइनिंग टेबल की कुर्सियां होती थी, उस पे अगर आप बैठ जाएं और पूरी बॉडी को ऐसे ढक ले और नीचे कोई ऐसा पतीला या ऐसी चीज रखे जिससे भाप निरंतर आ रही हो, तो वो भाप चारों तरफ ऐसे फैल जाएगी। हॉट फुट बात का कॉन्सेप्ट अलग है, स्टीम बात का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इस तरीके से स्टीम बाथ आप वैसे स्टाइल से ना स्टीम बाथ होते हुए भी ले सकते हैं। डॉसिर पूर्व के लेने स्थान से मुखर्जी कुलरंजन, अच्छा कुलर कुछ यहाँ के शब्द इधर उधर है इसमें। कुलरंजन मुखर्जी की एक किताब है ना, हमारे पास भी है। अच्छा, उसमें डिस्क्रिप्शन है सारे ट्रीटमेंट को लेकर के। मुख और गर्दन ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेने के बाद इस भीगे तौलिए को सिर में लपेट लेने के एवं इसके साथ ही दूसरे भीगे तौलिए को हृदय क्षेत्र में रख लेने की सलाह दी जाती है। इसके उपरांत एक पानी ग्लास 2 पीकर ही कुर्सी पर बैठे ताकि पसीना अधिक आए। ठीक है, अगर इस तरह से भाप निकालते हैं तो गले पे भी गीला करें, चेहरे पे गीला करें, सर गीला करें, सर पे पट्टी रखें और छाती पर भी एक पट्टी लपेट लें, है ना, तब भाप लेने को कहा गया है अधिक से अधिक, जिससे पसीना निकले। वाष्प स्नान के दौरान भाप की मात्रा धीरे 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 ही उतनी होनी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए जितना आसानी से सहा जा सके। भाप स्नान बंद करने के बाद कंबल के अंदर ही एक भीगी तौलिए से शरीर को अच्छी तरह पोंछकर शरीर का ताप कम किया जाना चाहिए। इसके उपरांत घर्षण स्नान, स्पंज बाथ, सूखी मालिश या फिर साधारण पानी से स्नान भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जब स्टीम बाथ हो जाए तो हमेशा साधारण पानी से स्नान रिकमेंडेड है, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर निकले हैं और अगर आप उनको एसी में पंखे में सुखा दोगे तो ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में नुकसानदायक हो सकते हैं। तो शावर ले लेना या स्पॉन्ज कर लेना ही सही है और वैसा ही करना चाहिए। अत्यंत दुर्बल व्यक्तियों, हृदय रोग, यक्ष्मा, बहुमूत्र रोग, प्रमस्तिष्कीय रक्त अल्पता, रक्तस्राव और स्नायु रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भाप वाष्प स्नान बड़ी सावधानी से एवं किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। दरअसल जहां एक सीमित समय तक वाष्प स्नान लेने से स्वास्थ्य में लाभ होता है, वहीं बहुत अधिक गर्मी से उत्पन्न होने वाली कष्ट काफी जटिल भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ताप वृद्धि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। काफी समय तक बहुत अधिक गर्मी में रहने के कारण विभिन्न प्रकार की ताप जनित विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस संबंध में एंथोनी स्मिथ ने अपनी पुस्तक एक्सप्लोरेशन मेडिसिन का उद्धरण देते हुए लिखा है कि बहुत अधिक ताप से
ताप में शाखाओं, देह अतिरिक्त के थकान और चक्कर, मूर्छा आदि सूजन हो सकती है। शरीर में पानी की कमी और ताप जनित शक्ति क्षय की संभावना हो सकती है, जिसे काफी पेय लेकर पूरा किया जाना चाहिए। शरीर में नमक की कमी भी हो सकती है, जिसके कारण थकान, चक्कर, मिचली, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। हमारे प्रतिदिन के सामान्य भोजन में 10 ग्राम नमक की मात्रा होती है। 10 ग्राम ओनली। प्रति लीटर पसीने के साथ 4 ग्राम नमक निकल जाता है। इसलिए वाष्प स्नान लेते समय और उसके बाद शरीर में नमक की उपलब्धता पर नियंत्रण जारी रखना चाहिए, जरूरी है। इसके अलावा अधिक गर्मी से हमारे शरीर की त्वचा पर अमोरिया या पसीने के स्थान पर छोटे छोटे चकत्ते हो सकते हैं। इनको स्पॉट या हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अतः वाष्प स्नान लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उतनी ही गर्मी हमें प्राप्त हो जितना हमारा शरीर आसानी से बर्दाश्त कर सके। वाष्प स्नान का समय धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। वाष्प स्नान के बाद पानी, दूध, फलों का रस, सूप आदि लेकर शरीर की गर्मी एवं नमक की कमी को पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है। तो तो ये बहुत प्रिकॉशंस है, ये जरूर से फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बहुत बार इंसान फेंट हो जाता है, बहुत बार बाहर निकल के शाम तक बोलता है नींद आ रही थी, लो फील हो रहा था। तो ये सोडियम की जो है अगर नेचुरल ढंग से सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो बहुत फायदा होता है। सामान्य स्वास्थ्य का स्तर उत्तम बनाए रखने के साथ हमारी स्नान, वाष्प स्नान में रोग विभिन्न अजीर्ण, क्या लिखा है, वाष्प स्नान स्वास्थ्य के स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है और अजीर्ण वजीर्ण में तो फायदा उतना नहीं करता जितना कोल्ड एंड कफ है, स्किन है, और इन सब में फायदा करता है। अच्छा, अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है हमारी बॉडी में तो भी इसमें फायदा करता है, पाचन क्षमता में वृद्धि आती है, लिवर का काम अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि हेपेटोमेगाली मतलब लिवर में फैट जमा होने से भी ये प्रॉब्लम आती है, तो वो भी दूर होती है। फलस्वरूप हमारे द्वारा लिए गए भोजन एवं तरल पदार्थों से आंतों द्वारा आवश्यक तत्वों का समुचित समांगीकरण होने से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ठीक है। तो मोटी तौर पे स्टीम बाथ हर किसी को दिया जा सकता है। हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देंगे, बहुत कमजोर व्यक्ति को नहीं देंगे, और कहीं पर भी पानी का जमाव हो रहा है, आजकल बहुत सुनने में मिलता है वाटर जमा हो गया है, पर अगर हम स्टीम बाथ दें तो काफी फायदा होता है। किडनी का प्रॉब्लम हो अगर, तो वाष्प स्नान फायदा करता है। कैसे फायदा करता है? क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, पर जब वो ओवरलोडेड हो जाती है या किडनी प्रॉब्लम में आ रही है किसी भी कारण से, तो मैं हमेशा समझाती हूँ कि उसका जो कार्य है वो किसी को बांट दीजिए। अगर कोई व्यक्ति घर का सदस्य बीमार हो गया है और घर की व्यवस्था चलती रहे, तो आप उसी को अच्छा करने में लगोगे या उसका काम किसी को बांट दोगे? सिंपल बात है ना, कि आप उसका काम किसी को बांट दोगे। अगर वो व्यक्ति भी बीमार है तो कोई और बांट दोगे, वो भी बीमार है तो क्या करोगे? कोई बाहर से व्यक्ति लाके रख दोगे, है ना, कि आपके घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो आपका शरीर भी आपका घर है, एक घर की तरह है। आप उस घर में अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसकी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उसके दूसरे अंग से बात करोगे ना। तो अगर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी वीक है, तो आप स्किन को काम दे दोगे, भाई तुम टॉक्सिन्स को बाहर निकालो, तब तक शरीर की व्यवस्था चलती रहे। आप स्किन भी अगर दिक्कत में आ रही है तो हम क्या करेंगे? लंग्स को काम देंगे, भाई तुम ओवर ड्यूटी करो, तुम पूरी चीजों को बाहर निकालो। और क्या काम देंगे? हम एनएसएड के थ्रू टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो ऐसे करके हम जितने भी और ऑर्गन हैं जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, उनको धीरे धीरे काम बांटने की कोशिश करेंगे। अतिस्वेदन से उत्पन्न स्थान में नेफ्राइटिस, वात रोग है या किडनी प्रॉब्लम है, इन सब में फायदा होता है। टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। गठिया, जोड़ों का दर्द, कटिवात, आमवात, गर्दन की पीड़ा आदि में वाष्प स्नान से फायदा होता है।
और ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मूत्र पथरी, त्वचा, अन्य मूत्र रोग, प्रमेह रोग, यकृत रोग, श्वास रोग, मोटापा आदि में वाष्प स्नान बहुत फायदा करता है। तो जनरली सभी में फायदा करता है। हमको क्या लिखना है? अल्सर ना हो, बहुत कमजोर ना हो और बीपी हाई ना हो, बाकी सब में फायदा करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। पेशेंट का टेम्परामेंट, अभी रिसेंटली कल ही एक पेशेंट था जिसको हमने दिया था, फिर उसको एंजाइटी होने लगी, बाहर निकाला, बीपी हाई नहीं था, ऑल्दो उनका ब्लड प्रेशर लो होता था, लेकिन ट्रैकीकार्डिया बहुत जबरदस्त था, एंजाइटी बहुत जबरदस्त थी, जो उन्होंने मेंशन नहीं कराई थी। उन्होंने मेंशन कराया था रिमेटॉइड आर्थराइटिस और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो जब मेंशन नहीं कराएंगे और अचानक से ऐसा होगा तो समझ में आता है कि वो उसकी भी मेडिसिन खा चुकी थी कुछ दिन पहले। तो ये मतलब ये रिवर्स एक्शन है। ऐसा नहीं है कि स्टीम बाथ उनको नुकसान कर रहा है, पर इतना हीट होने की वजह से जो बॉडी में और दबे खुबे चीजें थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारी लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव आ रहा है। हर दिन हमारे जीने का तरीका बदल रहा है। खान पान से लेकर सोने उठने बैठने की एक्टिविटीज में तेजी से परिवर्तन दिख रहा है। यहाँ तक कि नहाने का तरीका भी बदला हुआ है। कई लोग अपनी थकान दूर करने और शरीर को रिलैक्स देने की गुनगुने पानी से नहाते हैं। स्टीम बाथ का भी ट्रेंड बढ़ रहा है। आजकल स्टीम रूम बाथ काफी फायदेमंद माने जा रहे हैं। इसके कई बेनिफिट होते हैं, आइए जानिए। स्टीम रूम बाथ क्या होता है? स्टीम रूम एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें पानी को उबालकर नहाने के लिए भाप बनाई जाती है। स्टीम रूम का इस्तेमाल रूम का तापमान सामान्य तौर पर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इस तरह के स्टीम रूम या स्पा देखने को मिलते हैं। स्टीम रूम में नहाने से चेहरे में छिद्र खुल जाते हैं और स्किन में मौजूद टॉक्सिन्स तत्व निकल जाते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। त्वचा चमकदार बनाने से स्टीम रूम काफी फायदेमंद होता है। और क्या क्या होता है देखिए स्टीम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मसल रिकवरी में मदद कर होती है ना। तो बहुत बार हमारे जिम के लोग आते हैं जिनको बहुत अच्छा फील होता है, तो जिम में आइदर तो जिम में होता ही है स्टीम बाथ, जिनके जिम में नहीं होता वो हमारे यहाँ जरूर से आते हैं और हमको पता है उससे आराम मिलता है। एक्सरसाइज के बाद होने वाली थकान दूर होती है। एथलीट हीट थेरेपी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्टीम बाथ में भाप मांसपेशियों के टिश्यूज के अंदर जाकर दर्द से राहत देती है और मसल रिकवरी करती है। इम्यून सिस्टम होता है बूस्ट। स्टीम बाथ में बाथ लेने से शरीर को गुनगुने पानी के सामने एक्सपोज करने में ल्यूकोसाइट प्रोत्साहित होते होने लगते हैं, और जिससे हमारी बॉडी को इससे इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प मिलती है और सर्दी जुकाम होने पर स्टीम बाथ लेने से लाभ मिलता है। तनाव दूर होता है। क्या होता है स्टीम बाथ से? कोर्टिसोल का उत्पादन भी कम हो जाता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, जिसका उत्पादन कम होता है। तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है। कुछ मिनट स्टीम बाथ की आराम स्थिति में बिताने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, साथ ही आपके दिमाग भी रिलैक्स करता है, जिससे तनाव दूर होता है। सख्त ज्वाइंट को लूज करता है। स्टडी से पता चला है कि किसी एक्टिविटी से पहले घुटने के ज्वाइंट पर हीट लगाने से उसमें लचीलापन आ जाता है, जिसमें स्टीम बाथ कारगर साबित होता है। इसलिए सख्त ज्वाइंट को लूज करने लोग स्टीम रूम बाथ की मदद लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। स्टीम बाथ लेने से आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये आपके हार्ट के लिए बेहतर होता है। इसमें नम करने से सर्कुलेशन की कंडीशन सुधरती है। इसके साथ ही कई समस्याओं को स्टीम रूम बाथ खत्म कर देती है। बर्फ उपचार। बर्फ का नाम सुनने पर लोगों के दिमाग में आइसक्रीम, बर्फ का गोला, बर्फ की कैंडी, शरबत में आइस क्यूब की छवि आती है, लेकिन आइस का काम केवल इतना ही नहीं है। खाने पीने के इस्तेमाल के अलावा बर्फ के और भी ढेरों फायदे हैं। बर्फ दर्द, सूजन, यहाँ तक कि दांत के दर्द को कम करने में सबसे अच्छा तरीका है। माई उपचार से जुड़ी हुई डॉक्टर मेधावी अग्रवाल का कहना है कि बर्फ की सिकाई का उपयोग कई समस्याओं में किया जाता है। ये कई स्थितियों के लिए लाभदायक होता है। शरीर की किसी भी हिस्से में ठंडी सिकाई का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि नवजात शिशुओं पर बर्फ की सिकाई की सलाह नहीं दी जा सकती है। सूजन को कम करती है बर्फ। गर्दन या मांसपेशियों में सूजन से पीड़ित है तो दर्द और सूजन से राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर आइस पैक लगाएं। यह उपचार रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, जिससे शरीर की सूजन कम हो जाती है। डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शुक्ला का कहना है कि किसी तरह की चोट लगी हो तो पहले 72 घंटे में सूजन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कोल्ड
कॉन्ट्रेक्शन का इस्तेमाल ठंडा तापमान तंत्रिकाओं पर एक शून्य प्रभाव डालता है, जो बदले में सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए कपड़े में 4 से 5 बर्फ के टुकड़े लपेटें और प्रभावित क्षेत्र पर कम से कम 20 मिनट तक रखें। इस प्रक्रिया को हर घंटे दोहराएं। त्वचा पर सीधे बर्फ न लगाएं, क्योंकि इससे फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, मतलब मसल्स थोड़ी डैमेज हो सकती हैं, फट सकती हैं। इसलिए कपड़े में लपेट करके बर्फ लगानी चाहिए, है ना। और कहीं पे भी चोट लगी हो तो आपको पता है 72 घंटे तक हम जो है ठंडी सिकाई करते हैं और फिर गर्म में लाते हैं। दर्द से राहत मिलना। इंजेक्शन के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो या दर्द प्रभावित क्षेत्र पर आइस पैक लगाने से दर्द और परेशानी कम हो जाती है। इस सूजन को कम करने के साथ उस प्रभावित क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर दर्द का मुकाबला करने में मदद करता है। टीकाकरण के साथ होने वाले दर्द के लिए एक आइस क्यूब लें और इससे अपनी हथेली पर रगड़ें और क्षेत्र क्षेत्र पर अपना हाथ रखें। मांसपेशियों में दर्द के लिए प्रभावित क्षेत्र पर आइस क्यूब रगड़ें। बेहतर परिणाम के लिए 2 से 3 दिनों तक दिन में कम से कम 3 बार ऐसा करें। पाइल्स के इलाज में मदद करती है बर्फ। पाइल्स से पीड़ित लोग गोदाम के दर्द में असुविधा को कम करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। आइस पैक सूजन को कम करने में मदद करती है, लेकिन इसे सीधे अप्लाई ना करें। कुछ आइस क्यूब्स के टुकड़े करें और इसे प्लास्टिक बैग या शीट में लपेट लें। इसे एक साफ कपड़े में लपेटकर अपनी पीठ के बल आरामदायक स्थिति में लेट जाएं और प्रभावित हिस्से पर लगाएं। जब भी दर्द महसूस हो तो अधिकतम 10 मिनट के लिए ऐसा करें। तो कोई कपड़े में बर्फ को डाला या आजकल आइस बैग आते हैं, उनसे आपने जो इन्फ्लेमेटेड एरिया है या पेन एरिया है उस पे सिकाई करी। और रोज ही अधिकतर होता है कि आप कोई चीज खेल रहे हैं, कुछ जर्क आ गया, टीयर हो गया या हल्का पेन है, तो सबसे पहले आइस थेरेपी पर जाना चाहिए। टैन और सनबर्न दूर करती है बर्फ। बर्फ के टुकड़े त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्फ में पानी होता है, जो त्वचा पर लगाने पर दर्द और सूजन कम करता है। यही नहीं, माय उपचार से जुड़ी हुई डॉक्टर अप्रियतम गोयल का कहना है कि धूप में ज्यादा समय तक रहते हैं तो चेहरे पर एलोवेरा वाले आइस क्यूब लगाएं। एलोवेरा का शीतल प्रभाव सनबर्न पर असर दिखाएगा। ज्यादा राहत पाने के लिए शरीर के अन्य भागों पर भी क्यूब्स रगड़ सकते हैं। अगर एलोवेरा नहीं है तो खीरे के रस से बने आइस क्यूब को चेहरे पर और त्वचा पर रगड़ें। सनबर्न से तुरंत राहत पाने के लिए आइस क्यूब पर गुलाब जल डालकर त्वचा पर रगड़ें। ठीक है, तो आइस क्यूब एक अच्छा ऑप्शन है, उसको करना चाहिए, अच्छा फायदा होता है। दांत दर्द को कम करती है बर्फ। बर्फ दांत दर्द से राहत दिला सकती है। संवेदनशील क्षेत्र पर आइस क्यूब रगड़ने से कुछ समय के लिए नसों और मसोनों को निष्क्रिय कर देती है और राहत देती है। एक कपड़े में आइस क्यूब लपेटें और इसे अपने गाल पर कुछ मिनटों के लिए रखें। सीधे दांत पर बर्फ भी लगा सकते हैं, हालांकि यह काफी दर्दनाक हो सकता है। काले घेरों को कम करती है बर्फ। बर्फ की मदद से डार्क सर्कल्स के साथ साथ आंखों की सूजन को भी प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सकता है। ये रक्त वाहिनियों को संकुचित करती है, त्वचा में कसावट रखते हुए कालापन कम करती है। ये त्वचा को मॉइस्चराइज करके इसकी डलनेस दूर करती है। बर्फ के पानी में लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें डालें और सॉल्यूशन को कॉटन की मदद से काले घेरों पर लगाएं। जल्दी ही नियमित रूप से ऐसा करें। सो थैंक यू सो मच। अभी आप इसमें से जो कुछ भी पूछना चाहें बताएं।
सॉरी एग्जिट हो गए थे। कुछ पूछना है? ये कोर्स वाटर थेरेपी खत्म हो गया है, 2 और बचे हैं छोटे छोटे। एक कलर थेरेपी है, आज ही डिस्कस कर रहे थे शरीर सर से, और एक मड थेरेपी है। तो मेरा ख्याल है दोनों ही मैंने देखे हैं course। अगर आप हमारे स्टाइल से पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ना पढ़ के, मुझे मुंह जबानी लेक्चर याद है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, बट इस कॉन्सेप्ट पे नहीं याद है। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो याद है ना। तो अगर आप उस पे पढ़ लें और अपना पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसे लगता है। मतलब मैं नोट्स पढ़ा दूंगी, लिखा दूंगी, बट मैं ऐसे लिखाऊं जैसे मैं बोलती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, है ना। कलर साइंस क्या है, किस कलर का क्या महत्व है, कैसे डिजीज को चेक करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो हार्डली 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। बाकी आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि उसमें अननेसेसरी जो यूज ही नहीं है वही सब है ना। लिटरेचर ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा मड थेरेपी, तो मड थेरेपी भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। पूरा प्रैक्टिकल जिस तरीके से किया जाता है या क्या क्या है वो मैं मतलब बता दूं और लिखवा दूं। मुझे लगता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे